नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आज ही के दिन एक फैसला दिया है और फैसला बहुत पुराना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और उसमें कहा गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा 6A है उसके तहत है जो अवैध रूप से 1971 के समय बांग्लादेश के कुछ नागरिक जो भारत आए थे, बांग्लादेश के अवैध नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान जो था, यानी उसके से संबंधित धारा 6A, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस वाई चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने उसको 5 न्यायाधीशों की जो बेंच बैठी थी उन्होंने वैध करार दिया, यानी संवैधानिक तौर पे उसको सही रखा है। यहीं से हम बात करेंगे। आज की क्लास में जो मुद्दा रहेगा, मुख्य रूप से जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो सबसे पहले जो खबर के बारे में हमने चर्चा की वो उसके में, दूसरी बात है कि ये खबर चर्चा में क्यों आई इसके प्रति हम डिस्कस करेंगे। चर्चा में आने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है। फिर हम बात करेंगे भारतीय जो हमने नागरिकता अधिनियम 1955 उसकी धारा 6A क्या कहती है, उसके संदर्भित किसकी चर्चा है। एक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ आएगा, असम समझौता जो 1985 में हुआ था उसके संदर्भित बहुत सारे प्रावधान अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम की दृष्टि से, राज्य व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और थोड़ी सी चर्चा लास्ट में हम करेंगे, क्या है नागरिकता अधिनियम 1955, किस आधार पर तहत मिलती है नागरिकता, भारत में संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद और भाग में इसका उल्लेख किया गया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले खबर यह, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। उसको अवैध ठहराने के संदर्भ में जो मुद्दा आया था उस पर चर्चा की। असम अकॉर्ड के तहत ही नागरिकता अधिनियम में यह सेक्शन जोड़ा गया था और इसके तहत यह प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। 25 मार्च 1971 से पहले यदि कोई व्यक्ति जिसने भारतीय मूल, यानी बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी किसी समय भारत का हिस्सा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 25 मार्च उससे पहले कोई व्यक्ति अगर भारत में आ गया तो भारतीय मूल माना जाएगा, यानी उसको हम क्या दे सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं। चर्चा में रहने के पीछे कारण यह रहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश, यानी जो सुनवाई हुई है आज के दिन उसके संदर्भित, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनकी अध्यक्षता में पीठ में शामिल यानी 5 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ बैठी थी। उसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा इस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, यानी 4 न्यायाधीश इसके पक्ष में थे, जबकि एक न्यायाधीश जस्टिस JP पारदीवाला इसको, इस सेक्शन को असंवैधानिक माना, यानी 4 पक्ष में थे और एक न्यायाधीश JP पारदीवाला इसके विपक्ष में थे, इसको असंवैधानिक कराने के पक्ष में रहे थे। जबकि फैसला हमेशा बहुमत से होता है, ठीक है, जिस साइड बहुमत हो उसी के अकॉर्डिंग फैसला सुना जाता है। याचिकाकर्ता ने जिन्होंने इस पर अर्जी लगाई थी उन्होंने कहा था कि एक राज्य में लोगों के लिए नागरिकता पाने की अलग अलग कट ऑफ तारीख असंवैधानिक है। हालांकि कोर्ट ने बहुमत से दिए गए फैसले में इस प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जैसे 5 से 11 तक जो नागरिकता के प्रावधान है, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत में आता है तो उसके लिए प्रावधान कुछ अलग किए गए हैं। तो सवाल सबसे बड़ा है कि एक ही कट ऑफ तारीख यानी संवैधानिक एक ही राज्य यानी पूरे भारत में अगर हम बात करें या असम की बात करें तो बांग्लादेश से आने वालों की नागरिकता का प्रावधान अलग है और दूसरी बात है अन्य देशों से आने वालों के प्रावधान अलग अलग है, यानी एक ही राज्य में दोहरा प्रावधान
क्यों? ये आरोप ये याचिकाकर्ता ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से। संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6(1) की वैधता की पुष्टि की है। इसके तहत 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1966, ये दोनों डेट इंक्लूड है, इसमें ध्यान रखना। 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया गया था। आपको बता दें, इसमें से अधिकतर ज्यादातर लोग कौन थे? बांग्लादेश से थे। 1966 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश से कुछ लोग अवैध रूप से भागकर कहां आ गए थे? भारत आ गए थे। और दूसरा सवाल सबसे कि उनको क्या दे दी गई थी? 1925 मार्च 1971 से पहले आने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिक मान लिया गया था, नागरिकता प्रदान की गई थी। मुख्य न्यायाधीश से डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। जो असम समझौता हुआ था 1985, अवैध प्रवास की जो समस्या थी उसका एक राजनीतिक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास था। वो बांग्लादेश के निर्माण के बाद राज्य में अवैध प्रवासियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश ने इसकी संस्कृति और जनसांख्यिकी के गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। यानी अवैध रूप से असम में जितने लोग आए थे उससे असम की संस्कृति प्रभावित हुई और जनगणना के जो आंकड़े थे वो पूर्णतः क्या हुए थे? इससे प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, एम सुद्रेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। यानी कानून बनाकर ऐसे प्रावधान को संसद क्या कर सकती है? लागू कर सकती है, ये इनके पास अधिकार है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस पर असहमतिपूर्ण निर्णय देते हुए धारा 1 को क्या बता दिया? असंवैधानिक बताया था। अब बात करते हैं जस्टिस पारदीवाला ने क्या तर्क बताया कि यह असंवैधानिक है इसके पीछे। क्योंकि हमेशा पक्ष की नहीं विपक्ष वाले विवाद अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि आखिर विरोध का कारण क्या था। मानने के पीछे कारण तो बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो विपक्ष में जो समर्थक नहीं थे उनका कारण क्या था। 5 न्यायाधीशों में से 4 एक बहुमत से 3 फैसले सुनाए गए और नागरिकता कानून की धारा 6(1) को वैधता बरकरार रखी। जे.बी. पारदीवाला ने अल्पमत का अपना फैसला सुनाते हुए असहमति जताई। यानी 4 और 1 का अनुपात था तो अल्पमत में थे, यानी इनका सहमत नहीं माना गया। नागरिकता अधिनियम धारा को असंवैधानिक किया उन्होंने। और धारा सबसे पहली बात यह आती है कि धारा 6(a) है क्या? ये 6(a) धारा नागरिकता अधिनियम 1955 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे असम समझौते के तहत लागू किया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि असम समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था। यह प्रावधान 24 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। ये जो धारा ए है, अवैध रूप से जो असम से भागकर लोग भारत आए थे उनको नागरिकता देने का काम करता है। दूसरी बात है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 1 के संदर्भ में बात करें तो इसमें संवैधानिक प्रावधान में आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। एक तो यह कि असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में विशेष उपबंध है। इस धारा 6(k) में इस धारा के प्रयोजनों के लिए कुछ बातें ऐड की गई है। एक तो असम से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के प्रारंभ से ठीक पहले, याद रखना बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं नागरिक अधिनियम 1955 में, ठीक है। अंतिम संशोधन है 2019 में हुआ था। असम राज्य में शामिल क्षेत्र अभिप्रेरित है, यानी असम से जुड़ा हुआ है। पहली बात ये विदेशी पाया जाना से अभिप्राय विदेशी विषयक अधिनियम 1946 और 46 का 31 और विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1946 के उपबंधों के अनुसार उक्त आदेश के अधीन गठित न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी पाया जाना। एक न्यायिक की प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को विदेशी मान लिया जाता है, उसको इसमें शामिल है। विनिर्देशित क्षेत्र में नागरिकता अधिनियम 1985 के प्रारंभ से ठीक पहले बांग्लादेश क्षेत्र में क्षेत्र अभिप्रेरित है। इससे संबंधित कोई व्यक्ति भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता
या उसके माता पिता, उसके दादा दादी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, यानी भारत जब एक ही वृहत भारत था जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान सम्मिलित था, उस संदर्भ की हम बात करें तो उसमें अगर उसके दादा दादी या माता पिता किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसको भारतीय मूल का माना जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विदेशी है उस तारीख को जब विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के अधीन गठित न्यायाधिकरण संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को यह राय प्रस्तुत करता है कि वह विदेशी है। विदेशी उस व्यक्ति को माना जाएगा। न्यायाधिकरण गठित होता है 1964 के आदेश के तहत, एक कमिटी बैठती है, उसके माध्यम से ये निर्णय लिया जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, विदेशी है। दूसरा भाग है इसी का, पहले भाग के बारे में हमने बात की थी, क का दूसरे धारा है उपधारा 6-7 के उपबंध अधीन रहते हुए भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पूर्व वे निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में असम में आए, जिनमें से वे लोग भी हैं जिनके नाम 1967 में ये लोकसभा चुनाव के साधारण निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निर्वाचक नामावली में सम्मिलित थे। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात इस उपधारा दूसरी में की गई है, यानी धारा के दूसरे भाग में ये कहा गया है 1967 में अपने भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में जो साधारण लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जिनका नाम नामावली में सम्मिलित है उन लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पूर्व राज्य क्षेत्र से असम आए लोग, ऐसे लोग जो असम आए, असम में अपने प्रवेश की तारीख से असम में मामूली तौर पर निवासी रहे। 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक समझे जाएंगे, जिनका नाम था वो भारतीय नागरिक समझे जाएंगे। भाग तीसरे में क्या कहा गया है, 6 और 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो वे निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में 1 जनवरी 1966 या उसके पश्चात किंतु 25 मार्च 1971 से पूर्व असम में आए तो उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। सीधी बात वही है जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी है। असम प्रवेश की तिथि वह असम में सामान्यतः निवासी रहा हो और विदेशी पाया गया हो तो ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में बात की गई है। अब नागरिकता देने का एकमात्र तरीका रजिस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रजिस्ट्रेशन एकमात्र तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति को आप नागरिकता प्रदान कर दो, नागरिकता की और भी तरीके हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता देने का एकमात्र तरीका रजिस्ट्रेशन नहीं है और धारा 6(a) को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के मैं बयान विचार में यहां पर लिखकर आया हूं आपके लिए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं दी गई क्योंकि असम वाला जो सिस्टम था उसमें नागरिकता तो प्रावधान दिया गया लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका प्रावधान उससे नहीं जोड़ा गया। इसलिए मेरा भी निष्कर्ष है कि धारा 6(a) वैध है। इसके साथ ही कोर्ट अब बांग्लादेशियों की पहचान और निर्वासन के काम की निगरानी भी करेगा। नागरिकता कानून की धारा 6(a) को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के लिए जोड़ा गया था। असम का जो समझौता हुआ था 1985 उसके संदर्भित चर्चा की है किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 असम के समझौते की भी चर्चा की। क्या है असम का समझौता, क्यों हुआ था असम समझौता, इस पर बड़े विस्तार से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो इसमें 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश बोलते हैं इसको के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्यवाही हुई तो वहां के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली थी, यानी बांग्लादेश से भागकर 10 लाख लोग कहां गए थे, भारत के असम राज्य में आ गए थे। ठीक है, बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से अधिकांश वापस लौट गए लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम में अवैध रूप से रहने लगे। जब बांग्लादेश अलग देश बन गया था तो अधिकांश लोग हैं वापस लौट गए थे लेकिन लगभग है 4 से 5 लाख लोग तो यानी 50% लोग वापस बांग्लादेश में ही असम में अवैध रूप से भारतीय बनकर रहने लगे और कोई न कोई काम करने लगे। 1971 के बाद जब बांग्लादेश से अवैध रूप से असम आते रहे तब स्थानीय लोगों को लगा कि ये लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे तो इसका क्या किया, उन्होंने विरोध किया था क्योंकि वहां के लोग वहां के काम करना, वहां पर दूसरी बात है उन लोगों से जुड़े और भी जो बांग्लादेश से लोग हैं भाग भाग के असम आ रहे थे। ठीक है, ये चीज देखा। आगे देखो, इस तरह जनसंख्या में हो रहे बदलाव
संस्कृति, संसाधनों, जनसंख्या सारी चीजें प्रभावित हुई थी, भौगोलिक, राजनीति सब प्रभावित हुआ था असम का, और आज भी लगभग प्रभावित है थोड़ा बहुत। मूल निवासियों में भाषा, संस्कृति, राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी वहां के लोगों ने। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1978 में आसपास वहां के एक आंदोलन शुरू हुआ था। यानी 1978 में इसका परिणाम ये निकला, गेतर का परिणाम, कि आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व है वहां के युवाओं और छात्र संगठनों, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, और ऑल असम गण संग्राम परिषद AAGSP के हाथों में था। यानी एक तो विद्यार्थियों ने और छात्रों ने, युवाओं ने संगठन बनाए और इसका विरोध करके आंदोलन किया था। इसी समय मांग में भी जोर पकड़ा और विधानसभा चुनाव कराने से पहले विदेशी घुसपैठियों की समस्या का हल निकाला जाए, यह मुद्दा उस समय सबसे ज्यादा छाया रहा था। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने, उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। यानी ऐसे लोग जो 1961 के बाद में असम में आए, उनके लिए चिन्हित करके उनको या तो कहीं और बसा दो आप, या फिर उनको मान लो कि आप जो भी लोग हैं उनको अन्य स्थान पर बसाने की मांग की, या वापस भेजने की मांग यहाँ पर की। इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। 1983 में विधानसभा चुनाव में राज्य की बड़ी आबादी मतदान का बहिष्कार, यानी 1983 में जब वहां पर चुनाव हुए थे ना, विधानसभा के चुनाव असम में, तो बहुत सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इसी दौरान राज्य के आदिवासी भाषाई सांप्रदायिक पहचान के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी, लड़ाई झगड़ा और ये स्थिति भी हुई थी। स्थिति इतनी बिगड़ी कि 1984 में आम चुनाव में राज्य में 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव ही नहीं हो पाए। जब 1984 में आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय असम के 14 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव तक नहीं करवा पाई थी भारत सरकार। ऐसी स्थिति में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी असम की। ठीक है, फिर होता है असम का समझौता। तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि असम समझौता पृष्ठभूमि हमने जान ली क्या था, ये असम समझौते में क्या हुआ था, इस पर बात करते हैं। असम में घुसपैठियों के खिलाफ 1979 से चले लंबे आंदोलन और 1983 की भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को, देखो ये स्वतंत्रता दिवस की बात है, केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौता, असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और कुछ अन्य संगठनों, भारत सरकार के बीच यह समझौता ही असम समझौता कहलाता है। यानी किस किस के मध्य हुआ था? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कुछ अन्य संगठन और मध्य भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ था। इसी समझौते को हम क्या बोलते हैं? असम का समझौता कहते हैं। इस समझौते के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से जाना होगा, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, यानी चाहे हिंदू है या मुसलमान। जो 25 मार्च 1971 के बाद अगर भारत आए तो उनको वापस असम से बाहर जाना होगा। समझौते के तहत 1951 से 61 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार देने का फैसला लिया। 51 से 61 तक जो लोग असम आए हैं उनको पूर्ण रूप से असम या भारतीय नागरिक माना जाएगा और वोट देने का अधिकार भी उनको देने का फैसला किया गया। इस समझौते के तहत 1961 से लेकर 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता अन्य अधिकार दिए गए, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। 61 से लेकर 71 तक जो असम आए थे उनको नागरिकता का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन वोट देने का, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। देखो 51 से 61 है सारे अधिकार है, 61 से 71 तक नागरिकता का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था इनको। इस समझौते का पैरा यानी 5.8 भाग है वो कहलाता है। इसमें क्या कहा गया है? 25 मार्च 1971 उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा। ऐसे विदेशियों को बाहर निकालने के लिए तात्कालिक एवं व्यवहारिक कदम उठाए
जाएंगे। ठीक है, इस समझौते के तहत विधानसभा भंग करके 1985 में चुनाव कराए गए, जिसमें नवगठित असम गण परिषद को बहुमत मिला और आंसू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत असम के मुख्यमंत्री बने थे। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद में पूरा का पूरा ही राजनीतिक समीकरण है वो क्या हुआ था, बदल गया। आज भी महत्वपूर्ण भागीदारी है असम गण परिषद की, जो असम में चुनाव होते हैं। इस समझौते में असम की आर्थिक विकास के लिए पैकेज भी दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी और लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुए थे। भाषी यानी असम या भाषी की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान सुरक्षित रखने के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय भी यहाँ पर किए गए। साथ ही असम समझौते के आधार पर मतदाता सूची में भी संशोधन किया गया, यानी जिनको रखना है जोड़ना उसके आधार माना गया था। यानी 1971 से 61 से 71 के मध्य जो आए उनको मतदाता सूची से नाम उनके हटाए गए थे। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, तो ये नागरिकता के कुछ अधिकरण यानी किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, इसके लिए उन्होंने कुछ बातें बताई है कि एक तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, एक जिसका वंश भारत से चल रहा हो यानी भारत में लगातार उसके वंशक्रम या उसका परिवार वंशक्रम है, पंजीकरण से अगर कोई व्यक्ति है तो भी नागरिकता दी जा सकती है। और एक नागरिकता का था देशीकरण, यानी देखो वंश में तो क्या है, जिसके माता पिता दादा दादी भारतीय है तो उसको नागरिकता दे सकते हैं। एक पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन से दी जा सकती है। और देशीकरण है जिसने भारतीय पृष्ठभूमि भारत को अपना लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें हमने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन किया था, और इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है, और ईसाई यानी 6 समुदाय के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समुदायों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता यानी मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ था, CAA 2019 का विरोध भी हुआ था, लेकिन सरकार ने तर्क ये दिया था कि इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों मुस्लिम धर्मावलंबी देश हैं, इससे बाकी समुदाय के लोग संख्या में अल्पसंख्यक हैं, ऐसे नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान की छूट की गई थी। ऐसों के लिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर लिया हो, जिससे पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3(2)C के तहत या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी नियम आदेश के से छूट दी गई हो, यानी ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और नागरिकता की जो मान लो कि भारत में रहने की अवधि थी 11 वर्ष से घटाकर उनके लिए 5 वर्ष कर दी गई, यानी विशेष छूट इसके लिए की गई थी। इसका प्रावधान इसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 1955 की धारा 6A है, इसके संदर्भ में आज की क्लास में चर्चा की। इसी प्रकार के लेटेस्ट, ताजा और अपडेट मुद्दों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।